Hello friends, welcome to our Exam Bay YouTube channel. I am सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के बारे में। और मेजॉरिटी हमारा फोकस रहेगा आरबीआई ग्रेड बी, नबार्ड ग्रेड ए, ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए एग्ज़ाम के बारे में। लेकिन ये जो लेक्चर है एसबीआई पीओ का जो मेंस होता है वहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश का उसके लिए भी यूज़फुल होने वाला है। एंड आईबीपीएस के थ्रू जितनी सारी एग्ज़ाम्स होती है, बैंकिंग की हो या इंश्योरेंस की हो, सारे एग्ज़ाम्स में आपको पता है जो मेंस का जो पेपर होता है वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होता है। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो तीनों एग्ज़ाम है आरबीआई नाबार्ड से भी, इसका एग्जैक्टली पैटर्न कैसा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिलेंगे, या कुछ हैंडआउट में कुछ पैटर्न दिया हो तो उसके बाद आरबीआई ग्रेड बी में पिछले 3 साल में किस तरीके से उन्होंने मार्किंग किया है और एक क्या अप्रोच होना चाहिए। मैं आपको एक फ्रेमवर्क दूंगा, अगर वो फ्रेमवर्क के तरफ आप अगर अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे तो उसके बेसिस पे आप कोई भी ऐसे लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं आरबीआई ग्रेड बी का। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, यह है पेपर 2 इंग्लिश राइटिंग स्किल्स। तो यहाँ पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पेपर है यहाँ पर आपका राइटिंग स्किल चेक होने वाला है। तो यहाँ पर मतलब मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि कंटेंट को इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन राइटिंग स्किल्स को मेजॉरिटी फोकस उनका होगा। तो मेरे हिसाब से 70% इंग्लिश को फोकस होगा एंड 30% फोकस हो सकता है कंटेंट पे। तो मेजॉरिटी फोकस है इंग्लिश पे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे क्लियरली लिखा है राइटिंग स्किल्स। अभी देखिए क्या लिखा है, द पेपर ऑन इंग्लिश शैल बी फ्रेम in a manner to assess the writing skills including expressions and understanding of the topic। ठीक है, तो एक्सप्रेशन कैसे है, अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक आपका कैसा है, उसके बेसिस पे इवोल्यूशन होगा। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आते हैं। एक होता है ऐसे, यहाँ पर नियर अबाउट 4 to 5 टॉपिक्स होते हैं, उसमें से आपको कोई भी एक टॉपिक पे ऐसे लिखना है। उसके बाद एक प्रेसिज होता है, वो पढ़ के आपको उसका 1/3 करना है। नियर अबाउट 600 पैसेज का वर्ड्स का एक पैसेज आता है और आपको 200 वर्ड्स या समथिंग 150 वर्ड्स का उसका 1/3 करके लिखना होता है। एंड थर्ड जो क्वेश्चन होता है वो है कॉम्प्रीहेंशन। जनरली यही जो पैसेज है प्रेसिस का, उसी पे कॉम्प्रीहेंशन के 5 क्वेश्चन पूछे, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको लिखने हैं और हर एक क्वेश्चन को 5 मार्क रहेंगे। तो ये है आरबीआई ग्रेड बी का पैटर्न। और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यानी कि जब पहले आरबीआई ग्रेड बी का जो एग्ज़ाम है 2015 के पहले जब डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में होता था, उसके पेपर्स आरबीआई के वेबसाइट पे अवेलेबल है। एंड आरबीआई का 2021 का पेपर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। आपको ये करना है, आरबीआई के वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर आप अपॉर्चुनिटीज़ में जाएंगे तो आपको ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये क्या होता, चेन्नई में उस टाइम फ्लड आया था तो 2 बार एग्ज़ाम हुआ था फेज़ 2 का, तो इसलिए ये 2 पेपर मिलेंगे आपको। 14 का एक पेपर मिलेगा, 12 का मिलेगा, उसके बाद 11 का है, 10 का है। ठीक है, तो ये सारे पेपर आप पिछले साल के देख लीजिए, सिमिलर पैटर्न है, पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे पैसेजेस है, ऐसे के भी टॉपिक्स है, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप ये क्वेश्चन पेपर लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए अभी हम देखते हैं सेबी का पैटर्न कैसा है। देखो सबसे पहले क्या है ना, कोई भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करने से पहले आपको पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है कि नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, हैंडआउट में किस टाइप के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में स्टूडेंट को किस तरीके से मार्क्स मिले, और कोई एक उसके बाद फिर आपको एक फ्रेमवर्क देखना पड़ेगा। उसके बाद आप कोई भी टॉपिक पे ऐसे लिख सकते हो। तो अभी हमने आरबीआई का देख लिया, अभी हम सेबी का देखेंगे, उसके बाद नाबार्ड देखेंगे। फिर बाकी जो जैसे सेबी नाबार्ड के सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये एक्सरसाइज मैंने आरबीआई के लिए पिछले 3-4 साल से किया है। तो हमारे पास 2017, 18 एंड 19 के स्टूडेंट्स के सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स है। मैंने उसको एक अच्छा सा ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से उन्होंने आरबीआई ने मार्क एलोकेट किए हैं। तो अभी देखते हैं सेबी में, यहाँ पे भी लिखा है राइटिंग स्किल्स है, यानी कि मेजर फोकस है आपके राइटिंग स्किल पे होगा, यानी कि इंग्लिश है, वोकेबलरी है, आपका पंक्चुएशन है, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद टॉपिक और जो कंटेंट होगा वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। द पेपर ऑन इंग्लिश शैल बी फ्रेम्ड इन अ मैनर टू असेस द राइटिंग स्किल्स इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, इंक्लूडिंग प्रेसिज राइटिंग
एसे राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, सिमिलर टाइप का वर्डिंग है, तो ये आरबीआई जैसा ही है। अभी देखते हैं इसके हैंडआउट में उन्होंने किस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। सेबी में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेबी में जो 2 पेपर है ना, तो इसको अगर मान लो 100 मार्क्स है, इसको भी 100 मार्क्स है, लेकिन वेटेज जो है वो सेम नहीं है इसका। इसका होगा क्या, इसको ये 100 मार्क्स को 33 को कन्वर्ट कर लेंगे एंड ये 100 मार्क्स को यहाँ पे पॉइंट कर लीजिए एंड इसको 66.66 कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, एंड आपको 100 में से सपोज मान लो 50 मार्क्स मिले, तो 33 में से कितने मिलेंगे, नियर अबाउट 16 पॉइंट समथिंग के आसपास मार्क मिलेंगे, तो वो कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसलिए ये जो वेटेज है इंग्लिश का, इसका जो वेटेज होगा उसका हाफ है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सेबी में इंग्लिश का वेटेज एज कम्पेयर टू जनरल पेपर बहुत कम है, बहुत कम मतलब आधा ही है, हाफ वेटेज है उसका। ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सेबी में आरबीआई में वैसा नहीं है, वो 100 मार्क्स का पेपर है तो फाइनली उसको 100 ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका सेबी का। अभी यहाँ पर देखिए कि ये है सैम्पल क्वेश्चन जो सेबी के हैंडआउट में दिए थे। यहाँ पर देखिए ऐसे के टॉपिक्स देख लीजिए। 3 इफेक्टिव मेजर्स टू इरेडिकेट इलिटरेसी इन इंडिया, यानी कि जो इलिटरेसी है हमारे यहाँ पर, उसको इरेडिकेट करने के लिए क्या मेजर्स आपको करने हैं। एक्सप्लेन हाउ द मेजर्स सजेस्टेड बाय यू विल बी इफेक्टिव, कैसे इफेक्टिव रहेंगे ये आपको लिखना है। 400 वर्ड्स का लिमिट है। इट इज़ ऑफन सेड दैट कंप्यूटराइजेशन रिजल्ट्स इन अनएम्प्लॉयमेंट, डू यू एग्री, एक्सप्लेन। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको एग्री ही करना है, आप कुछ पैराग्राफ में एग्री लिख सकते हैं, बाद में डिसएग्री एंड फाइनली एक बैलेंसिंग पैराग्राफ में आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि कंप्यूटराइजेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, लेकिन उसके कंप्यूटराइजेशन होने के बाद नई नौकरियां भी आई हैं, न्यू जॉब्स क्रिएट हो। अगर आप देखेंगे, इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, इन्होंने काफ़ी सारे इलाकों में जॉब क्रिएट किए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर ये न्यूज़ के लिए नहीं पढ़ना है, आपको जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए न्यूज़पेपर का जो सेक्शन होता है एडिटोरियल, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर बेसिस पे आपको एक 15 to 20 मिनट्स न्यूज़पेपर पढ़ना है। ये बिल्कुल ही न्यूज़ गैदर करने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको ये सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग आने के लिए, नए वोकेबलरी जानने के लिए, सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, उसके बाद इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, कंक्लूजन कैसे करते हैं, इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। हाई राइज बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, तो अभी यहाँ पर 3 टॉपिक है। जनरली आरबीआई में 4 या 5 होते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको ये टॉपिक रिलेटेड कुछ भी नहीं पता है, तो आपको कंटेंट के बारे में बिल्कुल ही डरना नहीं। देखो, ये जो सेकंड टॉपिक है इसके बारे में तो कोई भी लिख सकता है, या पहला जो इशू है इसके बारे में भी कोई लिख सकता है। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में एग्जैक्टली कुछ लॉज पता नहीं है तो आप नहीं लिख पाओगे, लेकिन ये जो फर्स्ट 2 टॉपिक्स है इस पे तो कोई भी बैंकिंग का प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट डेफिनेटली लिख सकता है। लेकिन यहाँ पर फोकस क्या करना है, आपको इंग्लिश का ही फोकस है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है ड्राफ्टिंग स्किल्स, यानी कि आप कैसे लिखते हो, कौन से आप वोकैबुलरी यूज़ करते हो, उसी को इम्पोर्टेंस है। मुझे याद है, मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल मैंने पहले भी बताया था। एक स्टूडेंट था, उसने गलती से दूसरे टॉपिक पे ही ऐसे लिखा था। मान लो फॉर एग्जांपल क्रिकेट पे आता तो उसने फुटबॉल पे लिखा था, लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया फाइनली। तो आप ये मत पूछिए कि ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है कि जो पेपर जो है वो कंप्यूटराइज वे में चेक हो रहा है। कंप्यूटराइज वे में मतलब वो सिर्फ देखेगा कि ग्रामर, जैसे ग्रामरली टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, वो क्या चेक करेगा, स्पेलिंग बराबर है क्या, पंक्चुएशन बराबर है क्या, सब्जेक्ट एग्रीमेंट बराबर है क्या। लेकिन कभी कभी वो सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये सब्जेक्ट बराबर है। सपोज मान लो क्रिकेट पे ऐसे आया है, आपने फुटबॉल लिखा है, लेकिन फुटबॉल का ऐसे आपने करेक्ट इंग्लिश में लिखा है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। लेकिन ऐसा प्रीवियसली हुआ है, मैं जैसा आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एग्जाम्पल बताने का पर्पज़ ये है कि आपको जो कंटेंट है टॉपिक का बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है। बहुत ही सिंपल लेवल के टॉपिक्स एग्जाम में आते हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे प्रेसिज है, 120 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो ये नियर अबाउट 500 वर्ड के आसपास होगा या 400 वर्ड के आसपास होगा। तो आप इसको जस्ट मैंने एक सैम्पल के दिया है, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये सेबी के हैंडआउट में दिया हुआ एक्चुअल पैसेज है, तो ये कंटिन्यूशन में है, तो यहाँ तक वो चलेगा। तो आपको 2-3 बार पढ़ना है। एंड प्रेसिज कैसे लिखना है, ये अभी ये पर्पज़ नहीं, यहाँ पर सिर्फ हम स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं। अगर उसका
स्पेसिफिक वीडियो लेना है कि सर प्रेसिस का कैसे करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर हम एक ब्रॉड लेवल की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको उस टाइप के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। अगर काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ गए तो हम उस पर भी बना देंगे। अभी ये है कि ये है कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन मतलब ये पैसेज पढ़ के आपको ये जो 3 क्वेश्चन है इसके आपको आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे हुआ था बहुत बार, और आपको भी पता है कुछ स्टूडेंट्स स्कूल में भी ऐसा करते थे। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो क्या करते हैं, अगर मान लो इंग्लिश बहुत वीक है आपका, तो आप क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लेंगे कहाँ पर है, उसके आगे के 2 लाइन उसके पीछे के 2 लाइन आप लिख लेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। लेकिन अगर मान लो इमरजेंसी केस है या आपको नहीं आ रहा है तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इसलिए डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें हम कहते हैं ना, उसमें पूरा ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर ये तीनों क्वेश्चन आप इसको पढ़ के इसी में से लाइन आगे पीछे कर लेंगे, और मान लो इसको 100 मार्क्स है, तो आपको डेफिनेटली 30 to 50 के रेंज में मार्क मिल सकते हैं। आपने कैसे उसको कॉपी किया उस एंगल से। और अगर आपका इंग्लिश रियली अच्छा है तो इंग्लिश में 86 तक मार्क्स मिले हैं आरबीआई में, मुझे पता है, आउट ऑफ 100। तो ये बहुत ही ईजी है। यहाँ पर ग्रे एरिया होता है। ग्रे एरिया मतलब ऑब्जेक्टिव में अगर आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप कुछ ना कुछ लिखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमने सीबी का एक्चुअल जो हैंडआउट में दिया हुआ पेपर है वो बस मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, आपको एक अंडरस्टैंड होने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि सर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो वो मैंने आपको यहाँ पर सैम्पल क्वेश्चन दिखा दिए हैं। अब ये है नाबार्ड। नाबार्ड में उन्होंने काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। पेपर 1 इंग्लिश, यहाँ पे देखिए ऐसे है, प्रेसिज राइटिंग है, कॉम्प्रीहेंशन है, यहाँ पर बिजनेस या ऑफिस करस्पॉन्डेंस भी आ सकता है। द पेपर ऑन इंग्लिश शैल बी फ्रेम्ड इन अ मैनर टू असेस द राइटिंग स्किल्स इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। तीनों एग्जाम में देखिए सिमिलर टाइप के वर्ड्स उन्होंने यूज किए हैं। अभी ये हम सैम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं, जो नाबार्ड का हैंडआउट था वहाँ पे उन्होंने दिया था। ठीक है, अभी देखिए क्या दिया है। द एनालिटिकल एंड ड्राफ्टिंग एबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट शैल बी असेस्ड थ्रू हिज डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑन जनरल इंग्लिश कंप्राइजिंग एसे राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन, रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग एंड लेटर राइटिंग। तो अभी देखिए यहाँ पर उन्होंने एक ऐसे दिया था, 2 में से एक टॉपिक है, उस पर आपको ऐसे लिखना है। 3 इफेक्टिव मेजर्स टू एराटिक लिटरेसी, देखो सेम है ये, मतलब उन्होंने सिमिलर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे भी लिया हुआ है। अभी ये सेकंड पैरा डिफरेंट है थोड़ा। यहाँ पर 150 वर्ड्स में उन्होंने बोला है, और उसको टाइटल भी करना है। देखो लास्ट में मैंने बताना भूल गया, टाइटल है तो टाइटल को भी 5 मार्क्स रहते हैं। ठीक है, अगर आपने टाइटल नहीं लिखा है तो आपके ये 5 मार्क्स जा सकते, तो इसलिए बहुत केयरफुली पढ़ना है। जैसे देखो लास्ट हमने वो मिस हो गया हमसे, लेकिन ये प्रेसी है, आपको 2-3 बार पढ़ना है। उसके बाद 150 वर्ड्स यानी कि 150 वर्ड्स यानी कि 150 वर्ड्स। ठीक है, ना 149 ना 151। कोई बोलते सर ऐसा क्यों करना है? अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको आपका सिलेक्शन फिक्स करना है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। एंड फाइनली ये जो टाइटल होता है इसके लिए 3 या 4 वर्ड्स में टाइटल आना चाहिए। ठीक है, तो ये है पैसेज है। जनरली इकोनॉमिक, सोशल इश्यूज, बैंकिंग, रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड टॉपिक्स प्रेसिज में आते हैं। अभी यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन नहीं है, यहाँ पर लेटर है। कभी कभी फॉर्मल या इनफॉर्मल टाइप के लेटर्स आते हैं। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर, अब ये इनफॉर्मल लेटर हो गया है। ठीक है, यंगर ब्रदर एक्सप्लेनिंग हिम हाउ एग्रीकल्चर सेक्टर हैज चेंज इन दी लास्ट डिकेड इन इंडिया। ठीक है, ये है। या फिर राइट अ लेटर टू द ब्रांच मैनेजर ऑफ अ क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी शेयरिंग अ गुड एक्सपीरियंस of customer service in settling a claim based on your experience or reading। ठीक है, तो ये जनरली अगर इस टाइप में अगर सजेस्ट करना है तो आपको जो फॉर्मल लेटर होते हैं वही लिखने हैं। ठीक है, इनफॉर्मल में क्या हो जाता है, थोड़ा सा लैंग्वेज आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जनरली आपको फॉर्मल लेटर लिखना है। अगर दोनों लिखेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा जो फॉर्मल लेटर है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आपको दोनों ही टॉपिक आते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्मल लेटर लिखिए। तो ये है नियर अबाउट पैटर्न सिमिलर है, लेकिन नाबार्ड में लेटर भी आता है। तो अभी हमने यहाँ पर आरबीआई का पैटर्न देख लिया है। आरबीआई में टोटल 100 मार्क्स आते हैं इंग्लिश पेपर को आउट ऑफ 300। ठीक है, उसके बाद आपका जो सेबी है ये इसको 1/3 वेटेज है। जैसे आप इसको 1/3 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है,
पेपर 100 मार्क्स का है लेकिन उसका वेटेज जो है वो 1/3 है। जैसे आरबीआई में भी पकड़ लीजिए, इंग्लिश का वेटेज कितना है, 1/3 है। और नाबार्ड जो है, नाबार्ड में इक्वल वेटेज है, नाबार्ड में 1/2 वेटेज है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स का है एंड ईएसआई एआरडी का पेपर 100 मार्क्स का, यानी कि नाबार्ड में इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है। और अगर बाकी के भी एग्ज़ाम देख लेंगे तो उसमें नियर अबाउट 250 मार्क्स का अगर पेपर होता है, ओवरऑल होता है, तो 50 मार्क के आसपास, यानी कि यहाँ पर वेटेज 1/5 यानी कि 20% होता है, जो बाकी बैंकिंग इंश्योरेंस वाली एग्ज़ाम होती है उसमें। तो ये आपको समझ में आ गया कि किस टाइप का पैटर्न होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अभी हम यहाँ पे कुछ एनालिसिस देखते हैं आरबीआई के जो फेज़ 2 का इंग्लिश पेपर होता है उसमें 2017 में स्टूडेंट्स को कैसे मार्क मिले थे। अगर यहाँ पे बताऊंगा तो मैंने आपको बताया मेरे स्टूडेंट्स को हाईएस्ट मार्क्स मिले थे 86, तो ये 86 मार्क्स है। ये सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, सिर्फ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, यानी कि मेंस में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं लेकिन आरटीआई में जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स का मिलता है जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं कि उनको इससे ज़्यादा मार्क है 87 88, लेकिन कुछ दूसरे सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स होने से उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। अगर सिलेक्शन नहीं हो पाया तो उनके मार्क्स आरटीआई में नहीं मिलते हैं। तो मिनिमम मार्क्स थे 56 एंड अगर आप इसका एवरेज अगर देखेंगे तो नियर अबाउट 76 के आसपास एवरेज था, काफ़ी अच्छा एवरेज था 2017 में। ठीक है, अबोव 80 नियर अबाउट 46 लोगों को मार्क्स मिले थे, बिलो 70 सिर्फ 14 स्टूडेंट्स थे, यानी कि ये जो ईयर था 2017 में इंग्लिश में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले थे आरबीआई में। और आपको पता है ये रिलेटिव होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो सबके 20-20 मार्क कम कर दिए तो इसको मिल जाएंगे 66, एवरेज हो जाएगा 56, इसको मिल जाएंगे 30, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि वो रिलेटिव कॉम्पिटिशन आता है इसलिए। लेकिन आप जान लीजिए कि कितने जनरली मार्क्स मिलते हैं। ये है 2017 के मार्क्स। ये है 2018 में। 18 में देखिए हाईएस्ट 78 आया था, कम हो गया था, उस टाइम 86 था तो 8 मार्क्स से कम हो गया। उसके बाद लोएस्ट नियर अबाउट उसी लेवल पे था 54 एंड एवरेज 10 से कम हुआ था। ठीक है, एवरेज लास्ट ईयर नियर अबाउट 66 था 17 में, अभी जो एवरेज है वो 66 के आसपास है। तो मैं वही कह रहा था आपको, रिलेटिव मार्किंग होता है इसलिए उसका कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, चलिए ये हो गए 2018 वाले मार्क। ये है 2019 वाले मार्क, यानी कि अभी जो 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, 2-3 दिन में, इस वीक में, अगले वीक में आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट मार्क थे 74, लोएस्ट यहाँ पे कम हुआ है, एवरेज कम हुआ है। देखो एवरेज 59 एवरेज हुआ है, यानी कि 2019 में बहुत कम मार्क्स मिले थे। अबव 65 से 32 लोग थे और उस टाइम पे अगर आप देख लीजिए 70 के नीचे बहुत कम लोग थे। यहाँ पर 65 के ऊपर ही सिर्फ 32 लोग हैं, यानी कि यहाँ पर रिलेटिवली मार्क्स उन्होंने कम दिए थे। लेकिन 2018 में एंड 19 में मैंने ओवरऑल जो कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था वो एग्जैक्टली बराबर आया था। अभी देखते हैं 2021 का प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि एग्ज़ाम अभी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो गया है। जो सब्जेक्टिव इवेल्यूशन होता है तो वहाँ पे प्रेडिक्शन करना मुश्किल होता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू जस्ट दी फाइनल कट ऑफ। तो अभी ये हो गया एनालिसिस, यानी कि कैसे पेपर आता है, कितने लोगों को मार्क्स मिले थे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हैंडआउट में क्या क्वेश्चन, ये सारा अभी हमने देख लिया। लेकिन अभी मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया था, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको कहा था ना, एक फ्रेमवर्क है। वो फ्रेमवर्क का नाम है SPELT। ठीक है, SPELT। अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आप डिस्क्रिप्टिव का कोई भी पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। ESI का भी कर सकते हो, फाइनेंस का भी कर सकते हो, या फिर कोई भी इंग्लिश का ऐसे लिख सकते हो। जब मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करता था उस टाइम पे मैंने ये बनाया था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, और जनरली ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे आप एंगल उस टाइम पे इंक्लूड कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इस एंगल से आप सोचोगे तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से एंड सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर ये एक्चुअली मैंने इमेज ना 2-3 साल पहले बनाया था, तो उस टाइम पे मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले थे, नियर अबाउट 77 मार्क्स मुझे मिले थे मेरे एग्ज़ाम में। एंड 2014 में 83 मार्क्स थे मेरे स्टूडेंट्स को, 2015 में 86 थे, 16 में 82 थे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मेरे हाईएस्ट मार्क्स मिले थे। तो यहाँ पर क्या क्या करना है, यहाँ पर आपको सोचना है, ऐसे का टॉपिक आप देखेंगे तो आपको ये सोचना है कि उसमें सोशल एंगल क्या क्या है। ठीक है, अभी अगर आपको लगता है कि इस फ्रेमवर्क पे कुछ ऐसे लिखना है, अभी यहाँ पर मैं सिर्फ आपको फ्रेमवर्क एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर
इस पे कुछ अगर एक टॉपिक लेके अगर एक्सप्लेन करना है कोई ऐसे टॉपिक, तो उसका भी मैं एक वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन वो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको ये देखना है कि एक्चुअली ये कैसे करना है, तो वो मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सोशल एंगल क्या है उस टॉपिक में। उसके बाद पी से क्या आता है, पॉलिटिकल, यानी कि डेमोक्रेसी रिलेटेड कुछ है क्या, पॉलिटिकल क्या एंगल है उस टॉपिक में। उसके बाद ई से आता है इकोनॉमिक क्या एंगल है, एनवायरमेंटल क्या एंगल है, इथिकल क्या एंगल है। एल से आता है कोई लॉ है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन है क्या वहाँ पर। उसके बाद टी से आता है टेक्नोलॉजिकल, यानी कि क्या टेक्नोलॉजी रिलेटेड आप कुछ पैराग्राफ लिख सकते हो क्या उस क्वेश्चन में। टाइम फ्रेम यानी कि कुछ अगर आप हिस्ट्री से कुछ एग्जांपल दे सकते हो वो भी आप दे सकते हैं। एंड टी से होता है थिंकर यानी कि कोई आप इंडियन थिंकर देख सकते हो, या कोई ब्रिटिश थिंकर है, यूरोपियन है, या ग्रीक में का कोई थिंकर है, एरिस्टोटल है, प्लेटो है, तो वहाँ के भी आप कोई रेफरेंस ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो नियर अबाउट 11 पॉइंट्स ऐसे हैं, और ऐसा नहीं होगा कि हर टॉपिक को आप ये 11 टॉपिक पे लिख ही पाओगे। कभी कभी 5-6 पॉइंट्स भी अगर आपको अच्छे मिल गए तो आप उसको एक्सपांड कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, कोई भी अगर आप टॉपिक आपके सामने आएगा तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ लिख सकते हैं कि अदरवाइज क्या होता है ना, स्टूडेंट्स मतलब पूरा रैंडमली लिखते हैं। तो आप इसी एंगल से मान लो सोशल एंगल पे एक पैराग्राफ लिखा, या अगर कोई वो सोशल टॉपिक ही है तो उस पर 2 पैराग्राफ लिख सकते हैं। पॉलिटिकल कुछ है क्या उसमें, डेमोक्रेसी रिलेटेड कुछ है क्या, लीगल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है। तो ये अगर आप करेंगे ना तो आप कोई भी टॉपिक पे 300 400 500 वर्ड का ऐसे लिख सकते हो, या आप आंसर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या दिया, इन एनी ऐसे टॉपिक यू कैन एलाबोरेट एटलीस्ट 4 to 5 अबव मेंशन एरियाज। टाइम फ्रेम है यानी कि गिव एनी हिस्टोरिकल रेफरेंस। डेमोक्रेसी यू कैन रिलेट एनी टॉपिक विद द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंकर यू कैन गिव रेफरेंस कोट ऑफ इंडियन और वेस्टर्न फिलोसोफर। एंड जनरल एडवाइस, ये जनरल एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नेवर क्रिटिसाइज एनी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई, बैंक और एनी गवर्नमेंट बॉडी। इन दी कंक्लूडिंग पैराग्राफ गिव सम विजनरी और पॉजिटिव थॉट। अगर आप ये फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको, अगर ये वीडियो देखने से पहले अगर मान लो 50 मार्क्स मिल सकते थे, अभी डेफिनेटली 5 से 10 मार्क आपके इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि इससे आपको एक फ्रेमवर्क मिल गया, एक पैटर्न मिल गया, उस एंगल से आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये मैंने जो फ्रेमवर्क बताया इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, अगर वो आपको देखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको चाहिए, और आप कुछ टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई एक टॉपिक बहुत सारे स्टूडेंट ने सजेस्ट किया तो मैं उस पर भी एक कुछ आगे के दिनों में वीडियो बना सकता हूँ। तो ये हो गया मेरे तरफ से इंग्लिश जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है। एक्चुअली इसको बहुत स्टूडेंट जो है निगलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको फाइनल सिलेक्शन फुल प्रूफ चाहिए, मतलब विदाउट एनी टेंशन, आपको कुछ भी रिस्क नहीं लेना है, तो इंग्लिश का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से आपको करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड आपका प्रीलिम्स का पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रहा है या आप कर सकते हो। अदरवाइज ऐसा ना हो जाए कि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं और आपका प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बस मेरे तरफ से आज इतना ही था, और जहाँ मैंने आपको बता दिया है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको क्या क्या चाहिए इंग्लिश रिलेटेड, तो हम डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।